हेलो बच्चों, इस टू ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। जिस क्लास में हम लोग ग्रुप 17 स्टार्ट कर दिए थे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकी कुछ केमिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल रिएक्शन वगैरह देखने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ देखेंगे। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन्स रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर आपके ये हैलाइड्स बनते हैं। इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन के लिए डाउन द ग्रुप घटती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए उनकी एफिनिटी है, जो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी है, डाउन द ग्रुप जाने पर डाउन द ग्रुप जाने पे एलिमेंट की वो टेंडेंसी घटती जाती है। इनमें अगर बात करूं, सबसे अच्छा जो है फ्लोरीन है, जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके तुरंत HF बना लेगा। अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये HF, HCl, HI और HBr और ये HI है। डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो इनका एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। क्या क्या बोला? इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि भैया इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आपका ये हो जाएगा। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? इसी का होगा। तो हमने क्या बताया? डाउन द ग्रुप आएंगे यहां पर, तो यहां पर इनका एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी और बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी यहां पर डिक्रीज करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है कि वो कितना जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। वो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा बेटा, सामने वाला उतना जल्दी हाइड्रोजन लेगा। तो सामने वाला हाइड्रोजन लेगा तो उसका रिडक्शन हुआ, तो इनका हो गया ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब वो जितना जल्दी H दे देगा, जितना जल्दी वो H देगा सामने वाला उतना जल्दी H लेगा, उसका रिडक्शन उतना तेज हो जाएगा। तो ये हम लोग ने पढ़ा हाइड्रोजन के साथ क्या क्या पढ़ा। सभी एलिमेंट रिएक्शन करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं। उनकी जो रिएक्टिविटी होती है डाउन द ग्रुप घटती है। इनके जो कंपाउंड्स बने उनकी प्रॉपर्टी बता दिया। एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करना है डाउन आने पर, और इनका बॉन्ड इंथैल्पी आपका घटना है। तो ये रहा हमारा हाइड्राइड से रिएक्टिविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटल से रिएक्टिव है। तो इस ग्रुप की जो एलिमेंट हैं वो मेटल से रिएक्शन करते हैं और मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। ये मेटल हैलाइड्स, जैसे कि अगर कोई हम यूनी पॉजिटिव चार्ज ले लें, यानी कि इनडायरेक्टली मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप कोई अल्कली मेटल्स ले लीजिए। तो अगर आप यूनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड ले रहे हैं, यूनी पॉजिटिव चार्ज यानी कि हम कोई अल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम वगैरह ले रहे हैं, हम इनसे इनका रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन के बाद ये आपके कंपाउंड MX बनते जाएंगे। यहां पर M हमारा एल्कली मेटल है, यानी कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग आएंगे यहां पर, अगर हम लोग कोई अल्कली मेटल का एग्जांपल ले लें तो डाउन द ग्रुप आने पर कोवेलेंट कैरेक्टर राइज करता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइज,
छोटा सा मैं एग्जांपल लिया हूं। तो डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप आने पर इनका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यहां डाउन आने पर कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहां पर फ्लोरीन, इन सब में जो फ्लोरीन का कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा। आयोडीन का जो कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा आपका कोवैलेंट होगा। आपके पास आ सकता है चार्ट आ जाएगा, कहेगा कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक करेक्टर में लगाओ या इंक्रीजिंग कोवैलेंट करेक्टर में लगाओ, या इनमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन है या सबसे ज्यादा कोवैलेंट करेक्टर कौन है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हम लोग भी जानते हैं LIF होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि साइज का डिफरेंट या सबसे ज्यादा हो रहा है। दूसरा, इस मेटेलिक हैलाइड्स में अगर मान लो एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट बनाएं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, आपको मैं दे दिया FeCl2 और FeCl3, ये है आपका फेरस क्लोराइड और ये है आपका फेरिक क्लोराइड। अब आपसे पूछे कि इसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर कौन होगा, तो जहां सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो आपका ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा, जहां कम है वो कम कोवैलेंट, यानी कि ये जो है ये आयनिक होगा ज्यादा और ये कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा, यानी कि इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और इसके अंदर आपका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आगे चलते हैं, ये रहा आपका कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर। अगला मामला हमारे पास आया है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। देखिए इस ग्रुप की जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ढेरों ऑक्साइड बनाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में चल जाओगे तो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देखेंगे तो हर मतलब कि एलिमेंट यानी क्लोरीन का आप 4-5 ऑक्साइड देख लोगे, ब्रोमाइड का देख लोगे, आयोडाइज का देख लोगे। तो इसमें क्या है बहुत ढेर सारे आपके मतलब बहुत ढेर सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। फिलहाल अगर हम लोग केवल फ्लोरीन की अगर बात कर लें तो फ्लोरीन यहाँ पर 2 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, एक होता है OF2 और एक होता है O2F2 और OF2। देखिए यहां पर ढेर सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ढेर सारे ऑक्साइड, लेकिन उनमें स्टेबल कम ही होते हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें तो 298 केल्विन पर आपका यही ऑक्साइड जो है वो स्टेबल है, ये ऑक्साइड जो है यहां पर स्टेबल नहीं होता। तो इस तरीके से मामला रहा। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ढेर सारे ऑक्साइड बनाते हैं वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सबकी अपनी भी प्रॉपर्टी होती है, कुछ पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कुछ मेडिसिन में यूज होते हैं। तो इसमें क्या है हम लोगों ने केवल फ्लोरीन का ऑक्साइड ही डिस्कस किया है। यहां पर फ्लोरीन 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं जिसमें कि ये स्टेबल होता है 298 केल्विन और ये बहुत बिलो टेम्परेचर पे हम लोग को स्टेबल फॉर्म में मिलता है। अगला हमारे पास आया है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ये एक अलग का टॉपिक है, इसको मैं अब लंबा चौड़ा अभी पे पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। अगला हमारे पास आया है क्लोरीन। देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब ये है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे बन रहा है कि मैंने जो एग्जांपल लिया यहां पर आपके पास LiF है, LiCl है, LiBr है और Li है, लिथियम आयोडाइज, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। मामला ये है कि बच्चा बोल रहा है कि सर डाउन द ग्रुप आने पर कैसे बता रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो बॉन्ड का पोलराइजेशन हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पर छोटा सा कटायन है, फ्लोरीन छोटा सा अनायन है, क्लोरीन में थोड़ा सा और बड़ा अनायन है। ब्रोमीन की बात करें तो कटायन तो वही है लेकिन अनायन और बड़ा है क्योंकि एटम्स की साइज भी तो बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन फैमिली डाउन द ग्रुप जाने पर साइज भी तो बढ़ते, नए नए सेल भी तो आते जा रहे हैं। लिथियम वही है लेकिन आयोडीन बहुत बड़ा है। अब यहां पर कटायन तो कॉमन है
वो सबसे ज्यादा यहां कहां इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर डाइवर्ट कर सकता है। ये फजान का रूल भी है भाई। अनायन की साइज जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, बॉन्ड उतना ज्यादा पोलराइज हो सकता है और कंपाउंड के अंदर उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आता है। तो फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इनमें सबसे बड़ा आयोडीन है, तो उनके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब शेयर करने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव सेंटर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इन सभी कंपाउंड में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं बेटा। अगर हम लोग अपने टॉपिक पे आए, हम लोग क्लोरीन पढ़ रहे थे। क्लोरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मामला, और इस क्लोरीन में मैं आपको कई रिएक्शन बताऊंगा बेटा, लेकिन उन कई रिएक्शन में 2-4 रिएक्शन जो होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये रिएक्शन लिख ही लो, और आपको जरूरी है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्लोरीन जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्लोरीन का थोड़ा सा प्रिपरेशन देख लेते हैं। क्लोरीन का प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने यहां पर MnO2 लिया, मैग्नीज ऑक्साइड। इस मैग्नीज ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन करा लिया। रिएक्शन वगैरह बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, उसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बैलेंस के लिए। मैग्नीज ऑक्साइड को जब HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन गैस, और यहां से हम लोग को वाटर मिलता है। सिंपल सा मामला, क्लोरीन मैग्नीज के साथ आता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाके वाटर बना लेता है, और अपना क्लोरीन जो एक्स्ट्रा होता है वो चला जाता है Cl2 में। एनसीईआरटी में बोला है कि मान लो अगर आपके पास HCl न हो और HCl की जगह पर कुछ और यूज करना हो, तो HCl की जगह पर एनसीईआरटी में यूज किया गया है NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड। सारा मामला सेम रहेगा, केवल HCl हटेगा। यहां पर MnO2 आएगा और इनके जगह पर हमारा NaCl आ जाएगा और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। प्रोडक्ट मैक्सिमम कॉमन ही बनेंगे। कॉमन कैसे बनेंगे? जो बनना है वो तो बनेगा ही, साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या बनना है? मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस और वाटर आपका बनना तय था। और क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये 2 तरीका था हम लोग को क्लोरीन बनाने का। अगर और आगे चलें तो हम लोग के पास कुछ हैवी सॉल्ट हैं, जिसमें कि पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट को भी अगर हम लोग ट्रीट कर दें किसके साथ? HCl के साथ, तो भी हम लोग को यहां से मिल जाता है क्लोरीन गैस। हम लोगों ने यहां पर लिया है KMnO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस साल तो स्कूल नहीं जा पाए हैं बच्चे, जो लोग गए होंगे इसका टाइट्रेशन वगैरह किए होंगे। अननोन कंसंट्रेशन होता है पिंक कलर का। यहां पर KMnO4 को हम लोग HCl से रिएक्शन करवा देते हैं। प्रोडक्ट में हमें KCl मिलता है, हम लोग को MnCl2 मिल जाता है, साथ में क्लोरीन मिल जाता है और साथ में हमारे पास वाटर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कई केमिकल की मदद से यहां पर क्लोरीन गैस बना लेते हैं। आगे चलें, एक नेम प्रोसेस हमारे यहां है, एनसीईआरटी में नोट कर लिए होंगे आप। अगला हमारे पास आता है यहां पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जहां पर हम लोग डेकन प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल सा मामला है, यहां पर HCl होता है और HCl का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो यहां पर हम लोग CuCl2 रखते हैं, टेम्परेचर भी हाई ही रखते हैं। इनके साथ रिएक्शन होता है, सिंपल सा वाटर बनता है और यहां से क्लोरीन गैस जो होता है वो इवॉल्व हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका नेम है डेकन प्रोसेस। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन बना सकता है कि डेकन प्रोसेस में ये चीजें हो रही है, कितना गैस इवॉल्व होगा। तो आप क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जबकि एक दिमाग में रहेगा कि डेकन प्रोसेस था क्या, डेकन प्रोसेस था क्या और किस टेम्परेचर पे बता रहा है।
अगर आपको डेकेन प्रोसेस 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास करेगा तो वहां पर दोनों को गैस लेना पड़ेगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, उसके बिलो बात कर रहा है, 25-26 डिग्री सेल्सियस से बात कर रहा है, तो आप उसको लिक्विड लेके केवल इसको लेके आप क्वेश्चन को पे बनाएंगे। इनऑर्गेनिक में इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब भी बनेगा फिजिकल केमिस्ट्री में बनेगा और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए आपको डेकेन प्रोसेस याद होना चाहिए। अगला मामला हमारे पास यहां पर आता है क्लोरीन और कैसे बनता है। तो क्लोरीन बनता है, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया हूं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, हम लोग जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड से, तो वहां पर हम लोग को क्लोरीन गैस मिलता है। ज्यादा नहीं, अपने काम भर की बात करूंगा मैं। यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर भी दे रहे हैं, NaCl है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। यहां से ये Na+ और Cl-। Na+ में क्या हो रहा है, उसमें क्या चीजें हो रही है उधर मैं नहीं जाऊंगा, अपने क्लोरीन पे आऊंगा और उसकी बात करूंगा। तो यहां पर क्लोरीन आता है, अनायन है तो एनोड पर आएगा, एनोड पर आएगा और यहां पर ऑक्सीडेशन करके 2 मोल इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर देगा। ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर ही होता है। यानी कि आप सिंपल सा मामला रखो कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl का, चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करें, आपको एनोड पर क्लोरीन ही मिलना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपके येलोइश कलर के होते हैं, वाटर में ये थोड़े सॉल्युबल होते हैं। ये एक हाइड्रोजन के लिए थोड़े से एफिनिटी रखते हैं, वो जहां हाइड्रोजन पाते हैं वहां पे हाइड्रोजन से जुड़ना चाहते हैं। यानी कि ये नॉर्मल आपके H2Cl2 के साथ मिलकर HCl बना लेते हैं। हाइड्रोजन कहीं बॉन्डेड भी हो तो वहां भी वो जाते हैं और बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग H2S की बात करें, यहां Cl2 की बात करें, तो यहां पे ये इनके साथ रिएक्शन करके आपका HCl बनाएगा। NCRT ही की बात कर रहा हूं तो यहां पर C10H16, यहां पे क्लोरीन आया तो इनके साथ भी रिएक्शन हुआ, यहां पे HCl बना और कार्बन बाहर निकल गया। तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि क्लोरीन जो होता है एक एक्स्ट्रा एफिनिटी रखता है हाइड्रोजन के लिए, जहां मिला वहीं पे जाके जुड़ गया। ये सारी रिएक्शन तो आपके लिए हो गया, पढ़ लिया। लेकिन अब क्लोरीन के मैं 2-3 रिएक्शन बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद ही कर लेना है। जैसे हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। क्लोरीन का रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया से कराएं तो क्या होता है, तो अमोनिया क्या करता है क्लोरीन के साथ, इसकी बात करते हैं। हमारे पास अमोनिया हो और क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा हो, एक बात का ध्यान रखेंगे कि क्या देखना होगा कि उस रिएक्शन में एक्सेस कौन है। ये रिएक्शन यहीं पे अच्छा हो जाता है, यही रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, एक्सेस पे। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारा अमोनिया एक्सेस है, तो क्या होगा, अमोनिया एक्सेस है तो यहां से अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ में N2 गैस इवॉल्व हो जाता है। लेकिन मान लो रिएक्शन हम करा रहे हैं और यहां पर अमोनिया है और क्लोरीन है, लेकिन अब की बार जो एक्सेस की बारी आई वो हमारा क्लोरीन है, अब की जो है वो क्लोरीन एक्सेस में है, तो क्या मामला बनेगा, तो यहां से रिएक्शन होगा, NCl3 बनता है और यहां पर HCl बनता है। तो ये रिएक्शन यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सेस आपको बोल दिया कुछ, जैसे बोल दिया अमोनिया एक्सेस है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और अगर बोलता है क्लोरीन तो आपके पास अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हम लोग का आपके पास रिएक्शन था। हम लोग आगे चलते हैं। इसी का रिएक्शन हम लोग इनका रिएक्शन करा रहे हैं अल्कलाइन मीडियम, यानी कि हम ले लेते हैं NaOH। NaOH से भी इनका रिएक्शन जो है वो बहुत तगड़ा होता है। तगड़ा द सेंस ये है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। जैसे हम लोगों ने NaCl लिया है, सॉरी NaOH लिया और इनको क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। कंडीशन NaOH की हमने रखा है कि भैया ये डाइल्यूट है और दूसरा ये कोल्ड है,
ठंडा है, जो बेस है वो ठंडा है, और दूसरा ये डाइल्यूट है। जब डाइल्यूट और ठंडा ये होता है तो रिएक्शन में ये तो तय है कि NaCl बनना है, रिएक्शन में तय है कि ये NaCl बनना है, साथ में NaOCl और HCl बनता है, हाइपो कंपाउंड बनाता है ये। यहां पर यही NaOH अगर हम ले लें और यहां पर कॉन्क ले लें और कॉन्क के साथ इसको गर्म भी रखें, तो यहां पर जब ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl देता है, लेकिन यहां पर क्लोरेट बनाता है। तो यहां पे हम लोग देखें तो मामला यहां पर हम लोग का कुछ ऐसा बन रहा है कि कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अमोनिया वाला मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट भाई कंडीशनल चीजें हैं, तो इसी तरह NaOH की कंडीशन पे है, डाइल्यूट और कोल्ड है तो NaCl के साथ यहां पर NaOCl बनता है, हॉट और कंसंट्रेटेड है तो NaCl के साथ क्लोरेट बनता है। तो ये हम मान के चलते हैं कि आप लोग नोट किए होंगे। थोड़ा सा फास्ट चल रही है गाड़ी क्योंकि हम लोग को आज ही इसको खत्म करना है और सोमवार को केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है। अभी हम लोग ग्रुप 17 पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग को ग्रुप 18 भी पढ़ना है। तो आप भी समझ सकते हो काफ़ी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, तो तेज नहीं पढ़ाऊंगा तो चीज़ें छूट जाएंगी। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिया जाए। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अभी आपने NaOH रिएक्शन देखा, अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। जब यहाँ पर CaOH के साथ इनका रिएक्शन होता है तो यहां पर ये एक कंपाउंड बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यहां पर ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है और यहां पर बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये इनके साथ ये रिएक्शन रहा। क्लोरीन का रिएक्शन, अगर क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग करवाएं हाइड्रोकार्बन से, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर हम लोग कराएं तो यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, अनसैचुरेटेड से करवाएं तो यहां पर एडिशन रिएक्शन देता है। आप जानते होंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यानी हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ते हैं, तो जो एल्केन है वो सैचुरेटेड है, एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड। आप जानते होंगे नो डाउट, मैं इसी तरह खाली बताने की कोशिश किया। यहां पर हम लोग ने कोई सैचुरेटेड ले लिया है, जैसे हम लोग C2H4 लेते हैं, सॉरी यहां पर हम लोग C2H6 लेते हैं और क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक का जाना दूसरे का आना होगा, तो C2H5Cl बनेगा और C2H4 अनसैचुरेटेड मामला है, तो यहां पर जो क्लोरीन आएगा वो आपको एडिशन रिएक्शन देगा। तो भाई सैचुरेटेड के साथ हम लोग देखें तो सैचुरेटेड के साथ आपका यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, साथ में HCl भी मिलेगा आपको, और अनसैचुरेटेड के साथ देखें तो यहां पर आपका एडिशन रिएक्शन है। तो आपका ये रहा हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन। अगला मामला हमारे पास ये है कि भाई हम लोग क्लोरीन वाटर लेते हैं, तो क्लोरीन वाटर का येलो कलर क्यों चला जाता है? तो क्लोरीन वाटर का येलो कलर जाने का कारण ये है कि वहां पर वो दो टाइप की एसिड बना लेता है। यहां पर वो H2O के साथ Cl2 के साथ मिलकर एक तो HCl और एक HOCl बना लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए मेंस या कहीं पे पूछ दे कि भाई क्लोरीन वाटर का येलो कलर कुछ समय बाद डिसअपीयर क्यों हो जाता है, तो आप बताओगे कि वहां पे जो क्लोरीन है वो आपका कंज्यूम हो जाता है, इसी क्लोरीन के कारण आपका येलो कलर होता है, और जब यही कंज्यूम हो जाता है इन प्रोडक्ट में, जिसके कारण से वो कलर चला जाता है। यहां पर क्लोरीन जो है एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये क्या करता है, सल्फाइड को सल्फेट में बदल देता है, SO2 है तो SO3 में बदल देता है। ये क्या करता है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हमारे पास सोडियम सल्फाइड है, हम लोग इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिए हैं क्लोरीन के साथ,
तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद आपको यहां से सोडियम सल्फेट मिल जाएगा बच्चा, और मिल जाएगा यहां पर HCl। अगर आपके पास यहीं पे अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, Cl2 है, और यहां पर वाटर है, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएंगे और यहां पर ये HCl हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये एक जो है ये एक ब्लीचिंग बिहेवियर करता है, यानी कलर सबस्टेंस को कलरलेस कर देता है। वो क्यों करता है इसकी बात करें। देखिए बेटा, हम और आप जो कर रहे हैं, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, हम आप इसीलिए मिले हैं। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं जा रहा है, आप पढ़ चुके हैं, उनको हम लोग रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन कराते समय हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करने हैं। पढ़ाने के लिए आप भी जान रहे हो कि हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें केवल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस समय। तो यहां पर हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं। तो इनका अगर ब्लीचिंग बिहेवियर की बात करें कि इनका ब्लीचिंग बिहेवियर क्यों है, इनका एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इनका ब्लीचिंग बिहेवियर आता है। जैसे अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो क्लोरीन होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लीचिंग बिहेवियर क्यों करता है, मामला यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि Cl2H2O के साथ आता है, 2HCl बनाकर यहां से ऑक्सीजन दे देता है। पूरा कहानी इसी ऑक्सीजन का होता है सर। ये कलर सबस्टेंस के साथ जाता है और यहां पर कलरलेस हो जाता है, यानी कि कलर सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन जबरदस्ती करवा देता है, जिससे कि यहां पर उसका कलर जो होता है वो गायब हो जाता है। तो ये हम लोग के पास रहा मामला। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लोग कलर सबस्टेंस लिए थे, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन देखा, वो कलरलेस हो गया। तो ये रही हम लोग की बात क्लोरीन की। क्लोरीन से आगे चलता हूं। हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम लोग HCl से बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड में बहुत कुछ चीजें नहीं पढ़नी है। इनके प्रिपरेशन की बात करें तो सिंपल सा है, आप NaCl लो, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा लो। यहां पर NaCl जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहां पर आया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और साथ में HCl बना। ये फर्दर रिएक्शन चलते चलेंगे, डिपेंड करेगा आपके पास NaCl कितना है। यहां पे अगर आप और NaCl रखेंगे तो NaCl यहां पर आएगा और रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और HCl बन जाएगा। तो ये रहा बात प्रिपरेशन की। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड विदाउट वाटर हाइड्रोजन क्लोराइड, जब वाटर आ गया तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत तगड़ा एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उनका जो Ka की वैल्यू लगभग 10⁻⁷ के आसपास का है, तो बहुत तगड़ा एसिड होता है। इसका मेनली जो यूज है कई जगह कई इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होते कहीं, जैसे गोल्ड प्लेटिनम वगैरह, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप का लिक्विड बनाते हैं जिसको एक्वा रिगिया बोलते हैं, AQAREGIA, एक्वा रिगिया बोलते हैं। वो जो बनता है उसमें 3 पार्ट यानी कि 75% HCl रखते हैं, 25 यानी कि 1/4 जो होता है आपका नाइट्रिक एसिड होता है, उसका एक उसी को बोलते हैं एक्वा रिगिया। उसमें गोल्ड प्लेटिनम वगैरह जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यह जो है कोई एक ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड का हो वो उसको डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है सर। तो तोड़ कैसे देता है इनकी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर में आप जाओगे तो इस पे क्वेश्चन भी है। आपके पास यहां पर सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये सर एक वीक एसिड का सॉल्ट है। भाई कार्बोनिक एसिड और NaOH मिले होंगे तो ये बना होगा। तो यहां पे अगर हम लोग इस HCl से इनका रिएक्शन करवा दें तो यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
और साथ में NaCl बन जाएगा। लेकिन अगर यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वापस से HCl से रिएक्शन करवा दें तो ये सोडियम कार्बोनेट और साथ में यहां पर NaCl बन जाएगा। हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड में देखें कि कोई वीक एसिड है, कोई एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि आपके पास वीक एसिड का कोई सॉल्ट है, उसमें अगर हम लोग HCl डालते हैं तो वहां पर जाके वो उसको तोड़ उड़ रहा था वगैरह कर रहा था। तो आगे हम लोग बढ़े हैं तो अगला कंपाउंड हम लोग के पास जो है वो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो हाइड्रोजन आपस में खुद ही जुड़ जाएं और खुद ही जुड़कर जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनको हम लोग इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड आपका है यहाँ पर X डैश है, यहाँ पर X डैश 3 है और यहाँ पर आपका X डैश 5 है और X डैश यहाँ पर 7 है। जो रेडियस होगा X का वो ग्रेटर देन होगा रेडियस ऑफ X डैश के, यानी कि जो X होगा उसकी साइज बड़ी होगी और जो X डैश होगा उनकी साइज छोटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो X डैश जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे? X से। X से तुलना में X डैश जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इनके जो कंपाउंड हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है या कहूं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो तय होगा X डैश बाई X की रेशियो से। इनका रेशियो यहां पर देखें, यहां पर X और X डैश का रेशियो जितना ज्यादा होगा, X और X डैश का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी इंटर हाइड्रोजन की और उतना ही ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम रह सकते हैं। यहां पर IF6 जो है, IF7 ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपके मौजूद हैं। नोट कर लें इसको। आपने इसको नोट कर लिया होगा। जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं इनके बारे में कुछ चीजें आप रट लो। जितने भी इंटर हाइड्रोजन हैं, यहां पर जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड हैं वो सब के सब कोवेलेंट होते हैं, सब के सब डायमैग्नेटिक होते हैं। क्या बताया? जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं? आपके कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं और वो सब के सब क्या करते हैं? यहां पर डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं वो सब वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल बिहेवियर होता है और सब सॉलिड और लिक्विड मिलते हैं। एक्सेप्शन ClF है, केवल यही है जो कि गैस के फॉर्म में होता है। बाकी जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं वो सब तो या तो सॉलिड होते हैं या तो सारे लिक्विड होते हैं। इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एवरेज हो जाता है, यानी कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में जो ज्यादा वाला है जो कम वाला है उनके बीच का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह शो करते हैं। रिएक्टिविटी की बात करें तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्योर की तुलना में। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्योर की तुलना में, फ्लोरीन को छोड़कर। फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें तो फ्लोरीन को छोड़कर F2 को छोड़ दें तो Cl2, Br2 और I2 ये कम रिएक्टिव होंगे। इन्हीं का कोई अगर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड आपको मिल जाए, यानी कि जो CLI है
जो CLI है, अगर मैं इनकी रिएक्टिव की बात करूं तो ये I2 और Cl2 इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव ये आपको मिलेंगे। तो ये मामला रहा हम लोग का इंटर हाइड्रोजन्स कंपाउंड्स का। अभी यहां पर हम जल्दी जल्दी में एक चीज गड़बड़ कर दिए। जब हमने बताया कि कोई वीक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसको HCl ब्रेक करता है, तो अगर हम लोग उसकी बात कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट को जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर बनेगा NaCl, बनेगा वाटर और यहां से इवॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पहले रिएक्शन में मैं थोड़ा गड़बड़ बैलेंस कर दिया था, मामला प्रोडक्ट गड़बड़ बन गया था। ये होगा यहां पर जब इनके साथ आएगा तो इनको तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां पर बनाएगा। तो ये रहा हम लोग का इंटर हाइड्रोजन्स कंपाउंड। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। यहां पर इतनी चीजें हम लोग को पढ़नी थी। एक चीज मैं आपको केवल नहीं पढ़ाया हूं, ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि सल्फर वाले में पढ़ाया था, मार्शल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम वगैरह पढ़ाया था, उनका स्ट्रक्चर बताया था और कैसे उनका एक्स फैक्टर निकलता वगैरह सब बढ़ा दिया था। तो इसीलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं। अब हम लोग आ रहे हैं ग्रुप 18 पर। ग्रुप 18 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 18 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेंबर की अगर बात करें तो हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो इनकी बात नहीं करनी है क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव हैं। हम लोग के पास इतने हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं तो आप भी जानते हो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np NP6 है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, अपने पूरे रिलेटिव पीरियड में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो फुलफिल्ड होता है। तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी कोई टेंडेंसी नहीं रखते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, क्योंकि वो पहले से ही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ना तो देने की कोई टेंडेंसी नहीं रखते हैं। अगला मामला हमारे पास आया एटॉमिक रेडियाई। अपनी रिलेटिव पीरियड में इस ग्रुप के एलिमेंट जहां हुए हैं, जिस पीरियड में हैं, उस पूरे पीरियड में इनका एटॉमिक रेडियाई जो है वो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई होता है। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियाई नहीं हो पाता, उनका वंडर वॉल रेडियाई होता है। मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया तो वहां पे वंडर वॉल रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई पढ़ाया था। तो रिलेटिव पीरियड में सबसे बड़ा इनका रेडियाई होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, हर एलिमेंट में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते थे तो वहां से एनर्जी इवॉल्व होता था, उसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते थे। लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जगह ही नहीं है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, लेते ही नहीं है सर, कोई चांस ही नहीं है इनके पास। तो जबरदस्ती हम लोग इलेक्ट्रॉन इंटर कराते हैं। तो जबरदस्ती जब इलेक्ट्रॉन हम लोग इंटर कराते हैं तो जिसके कारण से जब हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉन करा रहे होते हैं तो हम लोग को एनर्जी ज्यादा मात्रा में देना होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी नेगेटिव नहीं, हाईली पॉजिटिव होती है। तो ये एलिमेंट जो है वो इनर्ट क्यों है? इनर्ट इसीलिए है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव में है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उनकी पॉजिटिव में है और दूसरा इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसके कारण से कोई टेंडेंसी ही नहीं रखते हैं इलेक्ट्रॉन लेने और देने की। इसीलिए हम लोग इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल क्यों हैं, क्यों ना कहीं रिएक्शन नहीं करते, तो आप बोलोगे ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होती है, भाई नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन लेने देने तो है नहीं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव, क्योंकि वो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, फुलफिल्ड सेल है, तो इसीलिए कोई टेंडेंसी ही नहीं रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो आगे चलते हैं। हम लोग के पास अगर कुछ अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं
तो अगर हम यहाँ पर आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि गैसेस के फॉर्म में हो मोनोवैलेंट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी कहीं अट्रैक्शन वट्रैक्शन बॉन्ड वॉन्ड बनता है नहीं, जिसके कारण से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है और डेंसिटी भी कम होती है। डाउन द ग्रुप जब हम लोग आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, तो लगातार मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती जाती है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है और डेंसिटी वगैरह भी बढ़ती जाती है। हमारे पास जितने भी नोन सबस्टेंस है उन नोन सबस्टेंस में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारे हीलियम का होता है। हीलियम की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट 1 केल्विन है। विकिपीडिया पे तो नहीं बताएगा, एक ब्रिटेनिया ब्रिटिश करके का है, वहां पर आपको दिया हुआ है 1 केल्विन और 25 एटीएम प्रेशर पर। विकिपीडिया पे जाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आपको 0.95 केल्विन है। सेम प्रेशर है, प्रेशर वे 25 एटीएम ही रखे हैं, तो हम दोनों की बात मान के चलते हैं क्योंकि लगभग वैल्यू बराबर ही है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में है 4.2 केल्विन। तो हमारे पास जितने भी नॉन सबस्टेंस हैं उन सभी में सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे हीलियम का होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई साइज सबसे छोटी है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का ही होता है। सर पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय मैंने बताया था, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, साइज छोटी सी है, कोई अट्रैक्शन कोवेलेंट मतलब कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग होता नहीं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे कम होता है। यही कारण है कि सबसे कम इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। अगर जरूरत समझ में आए तो आप नोट कर सकते हैं इसको। मान के मैं चलता हूं कि आपने इनको नोट किया होगा। आगे चल रहा हूं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज़ेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड। ज़ेनॉन फ्लोराइड के क्या, ज़ेनॉन ऑक्सीजन के भी पढ़ते हैं। होता क्या है कि बहुत समय तक तो माना यह गया कि भाई इस ग्रुप के एलिमेंट कंपाउंड ही नहीं बनाएंगे। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक मॉलिक्यूल, एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया। सारी डाटा एनसीईआरटी बेस में दे रहा हूं आपको। PTF6 बनाया, ये रेड कलर का एक सॉलिड कंपाउंड बना। जब ये कंपाउंड बना तो यहां पर आया कि भाई जो ऑक्सीजन है इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 1175 किलो जूल पर मोल है। अब मामला ये बना कि भाई जब ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर आयनाइज कर सकते हैं इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, तो क्यों नहीं हम लोग ज़ेनॉन को कर सकते हैं जबकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे कम है। तो हुआ क्या कि प्लेटिनम, हेक्साफ्लोरोप्लेटिनम के साथ हम लोगों ने ज़ेनॉन को रख के भी हीट किया हाई टेम्परेचर पर। तो वहां पर फर्स्ट हम लोग को नोबल गैस का प्रोडक्ट मिला, वो भी रेड कलर का था। यानी फर्स्ट जो कंपाउंड हम लोग को एनालिसिस हुआ, फर्स्ट जो हम लोग को मिला वो आपका XCPTF6 था। तो ये आपके पास फर्स्ट कंपाउंड था नोबल गैसेस की। इसके बाद तमाम प्रोडक्ट आपके पास आ गए, XCF2 आ गया, XCF4 आ गया। ये अलग अलग कंडीशन, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे रिएक्शन करते गए और ये बनते गए। आपका XCF6 आ गया, XCOF4 आ गया, तो XCO3 आ गया। ये बड़ा डेंजर होता है सर, ये एक्सप्लोजन का काम करता है, बहुत तगड़ा होता है, बहुत एक्सप्लोज कर जाता है। इनके प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख सकते हैं। ज़ेनॉन जो होता है उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, XCF4 का स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, XCF6 का होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि यहां पर ज़ेनॉन था और इनको फ्लोरीन को एडजस्ट करना था। 6 फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन जो थे वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गए। एक प्लेन में 4 हो गए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ऑक्टाहेड्रल इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन उसमें एक मामला यह भी बना कि यहां पर ज़ेनॉन के पास एक लोन पेयर है, वो कहां जाएगा? तो लोन पेयर अपने पोजीशन पे रहता है लेकिन वो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है। आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी पढ़े होंगे। तो यहां पर होता क्या है, जब ज़ेनॉन का लोन पेयर आता है तो यहां से इस फ्लोरीन को यहां से वो रिप्लेस कर देता है।
तो ये प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। इसमें जो काम कर लगे आप नोट कर सकते हैं सर। चलिए, तो मैं मान के चलता हूं कि आप बनाए होंगे इसको। एक कंपाउंड हमारे पास है, यहां पर है HCOF4। यहां पे हम लोग आते हैं HCF4 पे। इसका स्ट्रक्चर मैंने बोला बनाने को। यहां पर फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और यहां पर एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। कुछ इस तरह होता है, इसका हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हम लोग का आज का क्लास खत्म हो रहा है। कुछ चीजें हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ लिए हैं, कुछ चीजें हम लोग धीमा पढ़े। जैसे भी पी ब्लॉक खत्म हुआ, आप डाउट इकट्ठा करो, क्वेश्चन बनाकर व्हाट्सएप करो, हम लोग उसको बनाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आप अच्छा करेंगे, बिल्कुल आप अच्छा करेंगे, कोई दो राय नहीं है। मेहनत से घर पे पढ़िए। अगली क्लास जब भी हमारी होगी, हम केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के जब हम लोग खत्म करेंगे तो इनऑर्गेनिक में और देखता हूँ क्या बचा है, उसको खत्म कर लेते हैं। और समय बचा तो हम लोग फिजिकल में कुछ चीज़ अगर बाकी रहेंगे तो उसको भी निपटाएंगे। और इधर ऑर्गेनिक वाले सर अपना ऑर्गेनिक पोर्शन देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा। पॉजिटिव रहें, घर पे आराम से पढ़िए और सब अच्छा होगा। थैंक यू बेटा। बने रहिए।